अमेरिका में रोनाल्ड रीड नाम का एक सफाई कर्मचारी था। रीड ने अपनी जिंदगी के 25 साल एक गैस स्टेशन पर गाड़ी साफ करने और 17 साल फर्श साफ करने में बिता दिए। 38 साल की उम्र में उसने 2 बेडरूम वाला एक घर खरीदा। 50 साल की उम्र में जब उसका तलाक हो गया तो उसने दोबारा शादी नहीं की। 2014 में जब रीड 92 ईयर्स का था तब उसकी डेथ हो गई, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। 2014 में अमेरिका में करीब 28 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। उनमें से सिर्फ 4000 लोगों की ही दौलत $8 मिलियन थी। आप जानकर चौंक जाओगे कि रीड भी इन 4000 लोगों में से एक था। उसके जानने वाले लोग भी हैरत में पड़ गए। रीड ने $2 मिलियन अपने सौतेले बच्चों को और $6 मिलियन लोकल लाइब्रेरी और हॉस्पिटल्स को दे दिए। पिक्चर अभी भी बाकी है। 2014 में ही एक और इंसान की डेथ हुई थी जिसका नाम रिचर्ड फस्कॉन था। रिचर्ड के पास वो सब कुछ था जो रीड के पास नहीं था। वो एक हार्वर्ड ग्रेजुएट MBA था। उसे बिजनेस टाइकून समझा जाता था। क्रेन्स की बिजनेस मैगजीन ने 40 साल से कम उम्र वाले सबसे कामयाब 40 बिजनेसमैन की लिस्ट में उसे भी शामिल किया था। रिचर्ड का फाइनेंशियल करियर इतना बढ़िया था कि साल 2000 की शुरुआत में उसने एक शानदार मैंशन खरीदा था जिसमें 11 बाथरूम्स, 2 लिफ्ट्स, 2 स्विमिंग पूल्स थे। उस घर को मेंटेन रखने में महीने भर में ही $90,000 का खर्च था। लेकिन फिर 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस ने सब कुछ तबाह कर दिया। रिचर्ड बैंकरप्ट हो गया। रीड नाम के एक मामूली क्लीनर की $8 मिलियन की वसीयत का पता लगने के ठीक 5 महीने पहले हार्वर्ड ग्रेजुएट रिचर्ड का मैंशन नीलाम हो गया था। आखिरकार एक क्लीनर के पास इतनी दौलत कहां से आ गई? इसके पीछे कोई सीक्रेट नहीं था। उसे कोई लॉटरी नहीं लगी थी, बस पैसों की साइकोलॉजी थी। उसने अपनी थोड़ी थोड़ी इनकम सेव की, उसे ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते गया। उसकी छोटी छोटी सेविंग्स कंपाउंड होकर एक वक्त में $8 मिलियन बन गई। ये दोनों कहानियां हमें पैसों की साइकोलॉजी के बारे में बताती हैं। अगर ये स्टोरी फाइनेंस के बजाय सर्जन या आर्किटेक्ट से जुड़ी होती तो ये स्टोरी होती ही नहीं, क्योंकि फाइनेंस ही एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई अनएजुकेटेड किसी एजुकेटेड को पीछे छोड़ सकता है। फाइनेंस एक सॉफ्ट स्किल है जिसमें यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पढ़े लिखे हो, आपके पास कितनी डिग्रीज हैं, बल्कि फाइनेंस में यह बात मायने रखती है कि पैसों को लेकर आपका बिहेवियर कैसा है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में ऑथर मॉर्गन हाउसेल पैसों से जुड़ी ऐसी ही सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे 8 लेसन्स के बारे में जानेंगे ताकि आप पैसों की साइकोलॉजी को समझकर फाइनेंस की सॉफ्ट स्किल्स को बढ़ा सको। तो बिना किसी डीले के डायरेक्ट हम आते हैं काम की बात पर। नंबर 1, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए स्मार्टनेस नहीं, साइकोलॉजी मैटर करती है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप फाइनेंस के बारे में कितना जानते हो, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप पैसों के मामले में कैसा बिहेव करते हो। आपको बहुत नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, कैश फ्लो के बारे में आप सब कुछ जानते हो, लेकिन आपका बिहेवियर अगर पैसों के नेचर से मेल नहीं खाता तो ये नॉलेज किसी भी काम का नहीं है। वहीं वो लोग जिन्हें इतना नॉलेज नहीं है लेकिन पैसों को लेकर उनका बिहेवियर सही है तो वो बड़ी आसानी से फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन सकते हैं, जैसा रीड और रिचर्ड के केस में हुआ। आपने भी अपने आसपास नोटिस किया होगा कि बिजनेस में MBA करने वाले लोग दूसरों के लिए काम करते रह जाते हैं। वहीं देसी अंकल जिन्हें बिजनेस के रूल्स के बारे में कुछ खास मालूम नहीं, वो अपने पैसों के सॉफ्ट स्किल्स के दम पर ही करोड़पति बन जाते हैं, क्योंकि वो पैसों को समझते हैं और उनमें रिजल्ट्स के इंतजार का पेशेंस होता है। नंबर 2, अल्टीमेट प्राइज पैसा नहीं, टाइम पर कंट्रोल कर लेना है। पैसा आपको सब कुछ नहीं दे सकता, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सेटिस्फाइंग चीज पैसा दे सकता है वो है टाइम। जिंदगी का अल्टीमेट मकसद फ्रीडम होता है और पैसा आपको ये फ्रीडम दे सकता है। अपने टाइम पर कंट्रोल पा लेना पैसे का सबसे बड़ा फायदा है। सबसे दौलतमंद इंसान वो है जो अपने टाइम को कंट्रोल कर सकता है। जो चाहे, जहां चाहे, जिसके साथ चाहे, जितनी देर के लिए चाहे कर सकता है। असली खुशी इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना बड़ा घर है या कितनी बड़ी गाड़ी है। अगर आपके पास पैसे की सिक्योरिटी है तो आप जब चाहे रिटायर हो सकते हो। तो ये असल दौलत है। पैसे की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये आपको अपने टाइम पर कंट्रोल दे सकता है। मेहनत का रिटर्न पैसा होता है और पैसे का रिटर्न टाइम होता है। नंबर 3, अमीर होने और वेल्दी होने में फर्क होता है। अमीर लोगों को पहचानना मुश्किल नहीं है क्योंकि उनका मकसद ही पहचाने जाना है और उनका पैसा खुद को अमीर दिखाने में ही खर्च होता है। अगर कोई 50 लाख की कार चलाता है तो यकीनन वो अमीर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो वेल्दी भी हो। वेल्थ उन पैसों को कहते हैं जो खर्च नहीं होते। वेल्दी इंसान अपने पैसों को लग्जरीज पर खर्च नहीं करता, क्योंकि अगर वो 50 लाख की कार खरीदेगा तो उसके पैसे खर्च हो जाएंगे और कार उसे कुछ कमा कर नहीं देने वाली, और साथ ही गाड़ी की मेंटेनेंस का खर्च अलग से जुड़ जाएगा। और एक वेल्दी इंसान को मालूम है कि उसका यह पैसा उसे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, कुछ ऐसा खरीदने का या ऐसी जगह इन्वेस्ट करने का ऑप्शन जो उसके पैसों को और बढ़ा देगा। एक अमीर इंसान अपना टाइम देने के बदले जो वो पैसा कमा रहा है, यानी कि उसकी अर्न इनकम,
चाहे जॉब से हो या ऐसा बिजनेस जहां उसे वो डेली काम करना जरूरी है। उस पैसों से बल्कि और कर्ज लेकर भी वो डायमंड खरीदेगा, महंगी कार खरीदेगा, बढ़िया घर में रहेगा, वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करना चाहेगा। वहीं एक वेल्दी इंसान भी ये चीजें लेता है, लेकिन यहाँ एक फर्क है, वो अपनी अर्नड इनकम से नहीं बल्कि अपनी पैसिव इनकम से ये चीजें खरीदता है। वो अपनी अर्नड इनकम से एसेट्स बनाता है और एसेट्स जो पैसा उसे कमा कर देती हैं वो पैसा वो लग्जरीज पर खर्च करता है। वो अपनी अर्नड इनकम सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्च करता है जिनके बगैर उसका काम नहीं चल सकता, जिनके बिना उसे मुश्किलें आ रही हैं। रिचर्ड और रीड की स्टोरी में रिचर्ड के पास शानदार महल था लेकिन वो कंगाल था। रीड के पास सिर्फ 2 कमरों का घर था लेकिन उसकी नेट वर्थ $8 मिलियन थी, क्योंकि रिचर्ड रिच था और रीड वेल्दी। अगर आप भी अपनी अर्न इनकम से महंगे शौक और ख्वाहिशें पूरी करने के बजाय सिर्फ जरूरतों पर फोकस करते हो और उन पैसों से एसेट्स बनाते हो तो आप भी एक वेल्दी इंसान हो। यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि फिर अंबानी ने उसकी बेटी की शादी में 700 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए? तो यहाँ पर आपको नेटवर्थ पता होना बहुत जरूरी है। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ नियरली 7 लाख करोड़ रुपए है और 700 करोड़ रुपए उनकी नेटवर्थ का 0.01% होता है। आपकी क्या नेटवर्थ है? आप अपनी नेटवर्थ निकाल सकते हो बहुत आसानी से, बहुत आसान फॉर्मूला है। आपकी जितनी भी एसेट्स हैं, चाहे आपके पास कैश है, कोई एफडी है, स्टॉक्स में जो पैसा लगाया हुआ है, आपका घर है, आपकी जो गाड़ी है उसकी रिसेल वैल्यू, आज जिस प्राइस में आपकी गाड़ी बिकेगी वो प्राइस, इन सब को कैलकुलेट कर लो। टोटल जो भी अमाउंट आ रहा है वो हो गई आपकी एसेट्स। इसमें से माइनस कर दो सभी लाइबिलिटीज, यानी कि वो पैसा जो आपको किसी को चुकाना है, वापस करना है, आपने उधार लिया या आपने लोन लिया है। तो आपकी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। अब मान लो कि आप एक करोड़पति इंसान हो, ऑफिशियली आप एक करोड़पति, आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ आ गई। तो 1 करोड़ का 0.01% होता है 1000 रुपए। आप करोड़पति हो, आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ है, आपके लिए 0.01% है 1000 रुपए। मुकेश अंबानी के लिए 0.01% है 700 करोड़ रुपए। तो जो वैल्यू आपके लिए 1000 रुपए रखते हैं बीइंग अ करोड़पति, वो वैल्यू मुकेश अंबानी के लिए 700 करोड़ रुपए रखते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर दिया। वो भी सोच रहे होंगे कि यार बहुत कम पैसों में हो गई बेटी की शादी। नंबर 4, अनसर्टेनिटी इज द प्राइस ऑफ रिटर्न्स। कोई भी चीज फ्री में नहीं आती, हर चीज की अपनी कीमत होती है। आप शूज खरीदते हैं, उसकी कीमत अदा करते हैं। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें पैसा लगाते हैं और रिस्क भी उठाते हैं। पैसा कमाने के लिए कोई स्किल सीखते हैं तो उसमें पैसे, वक्त और मेहनत सब लगता है। लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं होता। जिस मार्केट को देखकर आपको लगता है कि इसमें पैसे लगाने से पैसे कहीं नहीं जाते बल्कि ऊपर से रिटर्न भी मिल जाता है, उस मार्केट की भी अपनी कीमत है। मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं होता और यही अनसर्टेनिटी मार्केट से मिलने वाले रिटर्न्स की कीमत है। 2011 में नेटफ्लिक्स की कीमत में 80% की कमी आ गई थी। उसके बाद कभी इसकी कीमत ऊपर जाती, कभी नीचे, और एक लंबे वक्त के बाद 2021 में अब ये अपनी अब तक की हाईएस्ट वैल्यू पर है। जिन लोगों ने मार्केट की अनसर्टेनिटी झेली उन्हें ही इसका फायदा मिला है। और इसी से रिलेटेड है 5th पॉइंट। नंबर 5, वॉरेन बफेट की स्किल इन्वेस्टमेंट थी लेकिन असल खेल टाइम का था। स्टॉक मार्केट ने बहुतों की किस्मत बदली। इसमें सबसे पहला नाम वॉरेन बफेट का है। बफेट की ग्रोथ और उनके इन्वेस्टमेंट को ऑब्जर्व करके ऑथर मॉर्गन हाउसेल इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि नो डाउट बफेट एक बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे हैं, लेकिन उनके केस में असल खेल टाइम का था। अगर आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको अपना टाइम पीरियड बढ़ाना होगा। इन्वेस्टमेंट में टाइम सबसे पावरफुल चीज है जो आपके टेम्पररी गलत फैसलों को भी सही में बदल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि टाइम इन्वेस्ट किए गए छोटे छोटे अमाउंट को भी बहुत बड़ा बना सकता है और बड़ी बड़ी गलतियों के नुकसान को टाल सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग लक और रिस्क पर चलती है, लेकिन लंबे टाइम में रिस्क और लक मैटर नहीं करता। अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट किया है तो फायदा ही होगा। 2011 में जिस बंदे के अंदर इन्वेस्टमेंट स्किल रही होगी, विजन रहा होगा, उसने नेटफ्लिक्स में अगर $34 भी इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी कीमत $503 हो गई होती। लेकिन फायदा उसी को हुआ जिसने लंबा टाइम पीरियड दिया होगा, क्योंकि 2011 के बाद नेटफ्लिक्स ने बहुत सारे कस्टमर्स खो दिए। इसकी कीमत में 80% की गिरावट आ गई थी। जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट किया होगा उन्हें तो नुकसान हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म वालों को सिर्फ फायदा ही हुआ। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $84.5 बिलियन है। इसमें से $84.2 बिलियन उन्होंने 50 साल का होने के बाद कमाए थे। इसमें से भी $81.5 बिलियन 60 के होने के बाद बफेट ने सही टाइम पर सही टाइम के लिए सही जगह इन्वेस्ट किया था। एक लाइन में कहें तो कहां और कितना इन्वेस्ट करना ये इन्वेस्टमेंट स्किल है, लेकिन रिटर्न कितना आएगा ये टाइम पर डिपेंड करता है। मेरा एग्जांपल बताता हूं। करीब 2 साल पहले जब मैं नया था इन्वेस्टिंग में, तो मैंने डीबी रियल्टी कंपनी का स्टॉक लिया जो करीब ₹4 का था। अब क्योंकि मैं नया था, मैं डरता भी था,
तो मैंने जस्ट 12,000 रुपए में इस कंपनी के 3,000 शेयर्स लिए और बाद में मैंने चेक किया कि ये कंपनी तो कई सालों से लॉस में है और इसके प्रोमोटर्स का नाम भी कई स्कैम्स में आ चुका है। अब क्योंकि मैंने जस्ट ये सीखने के लिए लिया था और मैंने ये सोच कर लिया था आप पैसे डूबे या तैरें, मैं ये स्टॉक्स बेचने वाला नहीं हूँ। अब करीब 2 साल बाद वो स्टॉक 40 रुपए से भी ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 10 बैगर रिटर्न्स 12,000 रुपए के हो गए नियरली 1.25 लाख रुपए। और ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि हम भी ले लें ये स्टॉक, मैं सबको मना कर देता हूँ, तो इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल मत समझना। नंबर 6, फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त सोचिए कि क्या यह करने के बाद मैं सुकून से सो पाऊंगा। फैसला लेना मुश्किल काम है, लेकिन जब फैसला पैसों से जुड़ा हो तो मुश्किल और बढ़ जाती है। अपने पैसों को ऐसे मैनेज करो कि आप चैन की नींद सो सको। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के बदले हाईएस्ट रिटर्न निकालने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप ज्यादा अचीव कर लोगे तो आपको अकॉम्प्लिशमेंट फील नहीं होगा, बल्कि आपका एम्बिशन और बढ़ता ही चला जाएगा। कुछ लोग तब तक सुकून से नहीं सो सकेंगे जब तक कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट का हाईएस्ट रिटर्न ना निकाल लें। वहीं कुछ लोग मार्केट से छोटे छोटे फायदे निकाल कर भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि लालच भी ना बढ़े और अच्छा रिटर्न भी निकल आए? इसके लिए आपको खुद से एक सवाल पूछना होगा। लाइफ में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त खुद से सवाल पूछिए कि क्या यह फैसला लेकर आप चैन की नींद सो सकोगे। यह सवाल आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज और क्लैरिटी लेकर आएगा। नंबर 7, बस कुछ ही सही फैसले लेने की कोशिश कीजिए। आप दिन भर में कितने फैसले लेते हो? शायद बहुत ज्यादा। नाश्ते में क्या बनेगा, कौन सी ड्रेस पहनोगे, कौन से रेस्टोरेंट में जाओगे, वहां क्या खाओगे, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे फैसले हम लेते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी फैसला इंपॉर्टेंट नहीं है। दिन भर में शायद हम 2-4 ऐसे फैसले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, क्लाइंट को कन्विंस कैसे करना है, कस्टमर से कैसे डील करना है, एटसेट्रा। किसी दिन आप क्या पहनते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस दिन सही रिलेशनशिप प्रपोजल को हाँ करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसला हो जाता है। फाइनेंस में भी ऐसा ही है। अगर आपके ज्यादातर फैसले गलत होते हैं लेकिन चंद इंपॉर्टेंट फैसले सही होते हैं, तब भी आपकी किस्मत बदल सकती है, क्योंकि 80% रिटर्न्स 20% सही डिसीजन से ही आते हैं। और ऐसा सिर्फ फाइनेंस में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर फील्ड में है। 2013 में बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डिंग मीटिंग में वॉरेन बफेट ने बताया था कि उन्होंने अपनी कंपनी में 400 से 500 स्टॉक्स खरीदे, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा पैसा 10 ही स्टॉक्स ने बनाया। चार्ली मंगर ने भी कहा था कि अगर बर्कशायर के कुछ टॉप इन्वेस्टमेंट्स को हटा दिया जाए तो उसका रिकॉर्ड एवरेज ही रहा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितने सही फैसले लिए और कितने गलत फैसले लिए। इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जब आपने सही फैसले लिए तो उससे कितने पैसे कमाए और गलत फैसले का कितना नुकसान हुआ। नंबर 8, अपना इन्वेस्टिंग गोल डिसाइड करो। इन्वेस्टमेंट का सबसे मुश्किल और इंपॉर्टेंट काम अपना गोल डिसाइड करना है। आपने अपने घर के बड़ों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि हमेशा 99 रहता है, 100 कभी पूरा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सभी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, आपके सभी सपने पूरे नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि आपकी ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं हो सकती। इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही है। अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड नहीं कर रखा है तो आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में एंड पॉइंट ही नहीं है। अगर रिटर्न पाने के बाद और अचीव करने की ख्वाहिश बढ़ने लगती है तो आप खुद को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे। इस तरह आपका एक कदम आपके गोल पोस्ट को और 4 कदम आगे बढ़ा देता है। उस गोल को अचीव करने के लिए आप और ज्यादा रिस्क लेने लगोगे। ऑथर एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं एक लाइन में कि जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है उन चीजों के लिए अपनी जरूरत की चीजों को दांव पर मत लगाओ। तो ये थे 8 लेसन्स फ्रॉम द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। वीडियो काम की हो, काम की तो है, बहुत काम की वीडियो, तो इसे लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक्स बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। इस वीडियो को अगर मैं क्विकली समराइज करूं तो नंबर 1 है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए स्मार्टनेस नहीं साइकोलॉजी मैटर करती है। नंबर 2 है अल्टीमेट प्राइस पैसा नहीं है बल्कि फ्रीडम है, अपने टाइम पर कंट्रोल है। नंबर 3 है अमीर होना और वेल्दी होने में फर्क होता है। नंबर 4 है आपके रिटर्न्स की प्राइस अनसर्टेनिटी है। नंबर 5 है वॉरेन बफेट की स्किल इन्वेस्टमेंट थी लेकिन असल खेल वक्त का था। नंबर 6 है फाइनेंशियल डिसीजन लेते वक्त सोचिए कि क्या ये करने के बाद मैं सुकून से सो पाऊंगा। नंबर 7 है आपको बस कुछ ही सही फैसले लेने की कोशिश करना है। ये बुक बहुत ही अच्छी है और इसकी बहुत डिटेल्ड चैप्टर बाय चैप्टर समरी ये बुक ऐप पर बहुत जल्द आने वाली है प्रीमियम यूजर्स के लिए। तो ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर आप बिना एड्स के भी फ्री बुक समरीज सुन सकते हो। नियरली 400 फ्री बुक समरीज है वहां पर। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।